अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल दो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। इससे पहले जब हमने प्रिवेंशन टेक्निक सीखी थी फॉर कोरोजन, जंग को किस तरह हम लगने से बचा सकते हैं, तो उसमें हमने एक मेथड सीखा था, दैट वाज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे पहले भी किसी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि हम क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस सीख लिया है। जब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया तब मैंने आपको बताया था एक चम्मच लें, उसके ऊपर अगर आपको गोल्ड प्लेट करना है तो आप उसमें गोल्ड प्लेटिंग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी दे के एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगाना। तो फर्ज करते हैं कि मेरे पास ये एक पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप है, इसी के अंदर मैं सारे आपको बाद में समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक एनोड मटेरियल बना के डाला। एनोड मटेरियल कौन सा होगा? वो सब्सटेंस जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड होगा उसको आप कैथोड कहेंगे। हम यहाँ पर अब एक चम्मच की ही मिसाल लेते हैं। अच्छा सा प्यारा सा एक चम्मच मैंने बना दिया है, जिससे कोई खा नहीं सकता, लेकिन हम उससे समझ सकते हैं। तो आपने घर पे इस चम्मच से कुछ खा नहीं सकेंगे। बहरहाल चम्मच आपका यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चम्मच के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो मेटल होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, आप स्पून के साथ करें, आप कांटे के साथ करें, आप किसी सरिये को उठा लें। जो अक्सर कभी आप देखेंगे जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर सरिये के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए होते हैं, आप वो उठा लें। आप कोई भी मेटल का टुकड़ा उठा लें, लाजमी नहीं है वो आयरन का हो, तो कोई भी मेटल हो। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को अगर कोट करना है, कोट का मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगानी है, इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेट बिल्कुल स्मूथ होती है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एक टॉपिक आया था जिसमें हम प्लेट का जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर आपसे कहा था प्लेट का मतलब वो नहीं जिसमें आप खाना खाते हैं। प्लेट का मतलब वो जो बिल्कुल प्लेन सरफेस है। तो प्लेट यानी कि फ्लैट सरफेस को आप प्लेट कहते हैं। तो कोई भी आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? मेटल का टुकड़ा। अब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अगर मुझे फॉर एग्जांपल सिल्वर प्लेटिंग करनी है, सिल्वर प्लेटिंग के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो ये एनोड होगा ये सिल्वर का होना चाहिए। सिल्वर यहाँ पर AG लिख रहा हूँ, उसका सिंबल। और जो भी आपके पास यहाँ पर मटेरियल होगा, जाहिर है वो आपके किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ड होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है जिसमें आपने चम्मच को पूरा डुबाया हुआ है। चले मैं इसको थोड़ा और ऊपर इलेक्ट्रोलाइट को शो कर देता हूँ बनाया हुआ। ये चम्मच और एनोड यानी कि कैथोड और एनोड प्योरली डिप्ड हैं, कंप्लीटली डिप्ड हैं। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा किताब पे बाद में आएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें सिल्वर हो, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। सोल्यूशन आप बनाते हैं इसका एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब पानी के अंदर आप सिल्वर क्लोराइड डाल दें, ये एक्वस सोल्यूशन बन गया। आपने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर इस्तेमाल किया सिल्वर क्लोराइड। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिल्वर होना चाहिए, बाकी आगे कुछ भी हो। आप सिल्वर नाइट्रेट ले लें, आप कोई और सब्सटेंस के साथ बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिल्वर क्या करेगा? जब आप इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो आयंस में ब्रेक होगा। सिल्वर का आयन अलग, क्लोरीन का आयन अलग होगा। और यहाँ पर आपके पास क्योंकि एनोड शर्त है कि उसी सब्सटेंस का होना चाहिए जिसकी प्लेटिंग करनी है। सिल्वर प्लेटिंग करनी है तो सिल्वर इधर होना चाहिए, गोल्ड प्लेटिंग करनी है तो गोल्ड होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं लेट सपोज गोल्ड प्लेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो एनोड आपके पास गोल्ड का होना चाहिए। अब वो गोल्ड का कोई भी टुकड़ा उठा लें, गोल्ड की रॉड ले लें, या जो बार्स होते हैं, या जो गोल्ड सिक्के होते हैं, सोने के सिक्के, कुछ भी ले लें, वो आपके पास प्योर होना चाहिए। प्योर ना भी हो, प्योर भी चल जाएगा, लेकिन एनोड उस चीज का बना हुआ। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसके अंदर आपने डुबाया हुआ होगा इनको, कैथोड और एनोड को, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट उसी पर्टिकुलर एनोड का होना चाहिए। यहाँ पर आपका सिल्वर था तो इलेक्ट्रोलाइट में भी सिल्वर होना चाहिए।
या एनोड अगर मैं गोल्ड कर दूं तो इलेक्ट्रोलाइट में भी गोल्ड का आयन होना चाहिए या एटम होना चाहिए। कैथोड आपके पास कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम प्लेटिंग करवा रहे हैं चम्मच के ऊपर। हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने अमीर हैं, लोहे का चम्मच बनाया और उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी। लोगों को लगेगा कि गोल्ड, सोने के चम्मच में खाना खा रहे हैं। सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में खाना कैसे खाते थे? जिनके पास बहुत ही ज्यादा जखायर थे, इस तरह के रिसोर्सेज थे, वो तो चले एक्चुअल प्योर मेटल के ये सारे बर्तन बनाते थे। लेकिन पुराने जमाने में जब ये चीजें थी, तो पुराने जमाने में जिन ममालिक के पास पैसे नहीं होते थे, वो क्या करते थे, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए उसमें प्लेटिंग किया करते थे। तो बहुत ज्यादा अगर आपको फॉर एग्जांपल होता है कि चलें ये चीजें मुझे करने का दिल भी चाह रहा है, तो जब आप आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस आप वहां पे परफॉर्म भी कर रहे होंगे। फिर आपने अगर फर्ज करें कि लेट सपोज कोई भी लोहे का टुकड़ा आपने संभाल के रखा था, आप क्या कह रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड जो कि सिल्वर के एक्चुअल कॉस्ट से सस्ता पड़ता है, वो खरीदे। यहाँ पर आपको जाहिर है एनोड सिल्वर डालना पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा। लेकिन वो आपके पास जो रॉड डालेंगे वो इतना कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा मेटल का टुकड़ा आपके पास सिल्वर का है। इसमें से सिर्फ थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा आपका एटम चाहिए, थोड़ी सी लेयर चाहिए जो कि यहाँ से निकल के इसके ऊपर लगनी है। तो फर्ज करें कि जितना आपने इस चम्मच का वेट लिया उतना ही आपने यहाँ पर एनोड लिया, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद चम्मच के ऊपर चंद मिलीग्राम बहुत मामूली सा मेटल डिपॉजिट होगा। आपको फर्क महसूस भी नहीं होगा। कोई 100-200 बार इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद जाके आपको ये पूरा सिल्वर खत्म हो जाएगा। एनीवे इतनी डेप्थ में जरूरत नहीं है, समझ आना जरूरी है, किताब या नोट से बाद में आएंगे। एक आपके पास जो एनोड है, जिस चीज की प्लेटिंग करवानी है, एनोड उसका बना होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट वो होना चाहिए जिसमें एनोड हो, यानी कि एनोड जिसका बना हो। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज जिंक का भी टॉपिक आपकी किताब में होगा, तो जिंक की अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करेंगे, जिंक वहां पर एज अ एनोड यूज हो रहा होगा। तो एनोड आपके पास अगर जिंक का होगा तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें जिंक होना चाहिए। तो जिंक सल्फेट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो जिंक सल्फेट आपका इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज किया जा सकता है। शर्त यह है कि आपके पास जो भी एनोड हो उसका इलेक्ट्रोलाइट वहां पर होना चाहिए। कोई और अगर एल्युमिनियम है, लेट सपोज एल्युमिनियम की आप प्लेटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट भी एल्युमिनियम उसमें चाहिए। एल्युमिनियम क्लोराइड ले रहे हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, एल्युमिनियम क्लोराइड वैसे ज्यादा यूज होता है। तो जो भी मेटल आप लेंगे जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग। गोल्ड की प्लेटिंग को हम कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर के लिए हम कहते हैं सिल्वर प्लेटिंग, एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम प्लेटिंग। और अगर कुछ और करना है तो फिर आप उस लिहाज से आगे प्लेटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एनोड आपके पास जो भी होगा, एनोड वो होगा जिसकी प्लेटिंग करवानी है। गोल्ड प्लेटिंग करवानी है तो एनोड गोल्ड का होना चाहिए, प्योर। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए? उसी सब्सटेंस का जिसका एनोड है। कैथोड कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है। आप अपने कोई भी सड़क से चलते हुए लोहे का टुकड़ा उठाएं, वो आपका कैथोड बन जाएगा। आप अपने घर में चम्मच कांटे होंगे, उसको कैथोड बना लें। आप कोई ज्वेलरी आइटम लें जो कि आपका गोल्ड या सिल्वर का नहीं है, वैसे आर्टिफिशियल आपने लिया था, उसके ऊपर पेंट हुआ हुआ था लेकिन अंदर से वो लोहे का था, आयरन का था, आप उसको कर लें। आप कोई स्टील भी ले लें, स्टील प्लेटिंग भी यहाँ पर है, स्टील भी ले लें क्योंकि चम्मच हमारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं। आप स्टील ले लें, उसके ऊपर कर लें। तो यहाँ पर कुछ भी आप ले लें, आप रिंग ले लें, आप एयर जो कानों में पहनते हैं, बालियां जो आपके एयर रिंग्स होते हैं छोटे से, जो भी उसको कहा जाता है, वो ले लें। ईच एंड एवरीथिंग जो लोहे की है, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी। इवन आपकी गाड़ी है, ट्रक है, किसी तरीके से ट्रक को इसके अंदर डुबा दें तो वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर आपके पास हर मेटल, कोई भी हो सकता है, हर मेटल की चीज यहाँ पर कैथोड बन सकती है। ये आपके पास बेसिक है ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब अगर हम यहाँ पर लेट सपोज, मैं एक समझा रहा हूँ फिर किताब पे आऊंगा। लेट सपोज हम सिल्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, सिल्वर प्लेटिंग कर रहे हैं, पता नहीं आपकी किताब में है या नहीं, बाद में देखते हैं, वैसे होगा। सिल्वर क्लोराइड है, आपने
करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से क्या हुआ, आपका सिल्वर आयन में कन्वर्ट हुआ, क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हुआ, और आपके पास ये जो सिल्वर है इट विल ट्रेवल टूवर्ड्स किसके, ये नेगेटिव साइड कैथोड, कैटाइन ट्रेवल करता है कैथोड के पास, और ये क्लोरीन किसके पास जाएगा, सिल्वर के पास आएगा। ये आपके पास क्लोरीन जब सिल्वर के साथ आएगा तो सिल्वर क्लोराइड वापस मिल जाएगा यहां से टूट के, और जो इधर इलेक्ट्रोलाइट से सिल्वर निकला था वो चम्मच के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। दोबारा समझे, आपके यहाँ पर मैं इधर साइड में बना रहा हूं, आपके यहाँ पर सिल्वर था, ये आपका इस कैथोड के ऊपर जो कि नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, इसके पास आएगा और यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जाहिर है अंदर बीच में तो घुस नहीं सकता, ऊपर की लेयर पे आएगा। आप अगर दरवाजे पे पेंट कर रहे हैं तो दरवाजे के ऊपर वाली सरफेस पे पेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इसके साथ जो क्लोरीन था, ये आपके पास जहां पर एनोड है पॉजिटिव उसके पास जाएगा, तो जब इसके साथ जाएगा तो आपका सिल्वर वहां से वापस खींचेगा बाहर और सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, और सिल्वर क्लोराइड बना के वापस इलेक्ट्रोलाइट में नीचे गिर जाएगा। बेटा यहाँ पर वापस आए, आपके पास ये जो सिल्वर और क्लोरीन है इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, सिल्वर आपके पास पे डिपॉजिट किस तरह हो रहा है ये क्लियर हो जाना चाहिए। आपका सिल्वर दायरे इधर आके अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कहाँ जाएगा, जो जिससे लिया उसके साथ अटैच हो जाएगा। और आपको ये भी बताया था कि ये कहलाता है डिपोजिशन। आपका आयन जब भी इस तरीके से थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो उस इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे जाके अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। उस चीज को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिपोजिशन हो रही है। ये क्लोरीन अगर यहाँ पर आएगा तो इसके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये कि मैं यहाँ पर आऊं और दूसरा भी क्लोरीन आएगा तो हम दोनों आपस में क्लोरीन मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाएं, लेकिन सिल्वर क्या करता है उसको जाने नहीं देता। वजह उसकी है कि ये क्लोरीन इधर आके वापस सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और सिल्वर क्लोराइड तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाला ही था, इलेक्ट्रोलाइट आपका पहले से ही सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड आपके पास वापस बन जाता है और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोलाइट ये इस्तेमाल होता रहता है। जाहिर है आपका क्लोरीन यहाँ से टूटेगा, इधर जाएगा, वापस आपके सिल्वर को ले आएगा। लेकिन इससे क्या आपने सीखा कि आपके पास जब सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो आपका जो एनोड है वो भी टूटना शुरू होगा। क्या होगा कि आपके पास पहले ये वाली लेयर निकलेगी, फिर ये वाली लेयर निकलेगी, फिर ये वाली लेयर निकलेगी। इस तरह करते करते जिस साइज का भी ये था उससे छोटा ये साइज होगा, फिर और छोटे साइज का एनोड होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि एनोड टूट के इतना सा रह जाएगा, पूरा नीचे गिर जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं एनोड मड। किताब में है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो देखेंगे, लेकिन ये चीज कहलाती है एनोड मड। मड कहते हैं कीचड़ को, मिट्टी जो आपके पानी में मिक्स हो जाती है कीचड़ बना देती है। तो उसी तरीके से ये भी आपके पास टूट टूट के इलेक्ट्रोलाइट में गिरेगा, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस की जरूरत नहीं है और इतना ज्यादा सिल्वर क्लोराइड इसको चाहिए नहीं, तो ये आपके पास सिल्वर क्लोराइड जो यहाँ पर बन रहा है ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका एक्वस फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। तो ये टूट टूट के नीचे इलेक्ट्रोलाइट में गिरता रहता है और आपका इलेक्ट्रोलाइट फिर खराब होता है, और ये जो आपके पास सॉलिड मटेरियल होगा इसको हम कहते हैं एनोड मड। ये कुछ चीजें हैं आपको यहाँ पर बता दिए कि आपके किस तरीके से सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड कैसे अपने अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, और सिल्वर की डिपोजिशन किस तरह से हो रही है, ये सारी बातें आपको समझा दी। तो ये फिनोमिना है सिंपल सा किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने का। अब अगर गोल्ड चाहिए होगा तो इस जगह क्या करेंगे, गोल्ड रखेंगे, इस जगह हम ऑरम क्लोराइड रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल AuCl रखते हैं। आप गोल्ड यानी ऑरम नाइट्रेट रखते हैं, कोई भी आप रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादातर हम फॉर एग्जाम्पल ऑरम क्लोराइड रखेंगे। इधर आपने वही दूसरा चम्मच उठाया, एक चम्मच आपने बना दिया अपने सिल्वर का, चांदी का चम्मच, दूसरा आप बनाए गोल्ड का, सोने का चम्मच, और दोनों चम्मच ले जाके अपने स्कूल में जाके दिखाएं अपने दोस्तों को मैंने क्या किया। तो आप वो चम्मच लेके
गए हैं, एक चम्मच तो आपने चांदी का कर लिया, दूसरे चम्मच के लिए आपने गोल्ड इधर लगाया, इलेक्ट्रोलाइट चेंज किया। अब ये एक सिंपल सा बर्तन है कोई भी, लेकिन ये वो बर्तन है जिसमें आपने इसको नॉन कंडक्टिव रखना है। नॉन कंडक्टिव का मतलब बिजली सिर्फ इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान होनी चाहिए, ऐसा ना हो ये बर्तन पकड़े और आप भी साथ ही चिपक जाए, तो ये नॉन कंडक्टिव होता है। नॉन कंडक्टिव का मतलब ग्लास का बनता है ये ज्यादा, तो ग्लास में आप देख भी सकते हैं ये, और दूसरा ये आपके करंट को कंडक्ट भी नहीं करता। प्लास्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक एट सम पॉइंट वो भी आपकी पिघल के खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका हाई करंट जाता है। ये बहुत हाई करंट में काम हो रहा होता है फॉर मिनिमम टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 5-6 सेकंड के लिए बहुत ज्यादा आप करंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए आपने फ्राडेज लॉ नहीं भूलना है। फ्राडे लॉ आपने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ के आपके पास W इज इक्वल टू जेड ए टी है। तो W क्या है, अमाउंट डिपॉजिट जो हो रहा है। तो जितना ज्यादा करंट देंगे कम टाइम के लिए, अमाउंट तब भी डिपॉजिट होगा। जितना ज्यादा टाइम देंगे कम करंट देंगे तब भी अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो हम टाइम बचाते हैं, करंट ज्यादा दे देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गोल्ड होगा, अगर गोल्ड प्लेटिंग करनी है यहाँ से गोल्ड निकलेगा। यहाँ तो भी मैंने ए जी सिल्वर लिखा हुआ है, आप गोल्ड ए यू लिख लें। ये यहाँ से जाएगा, इधर डिपॉजिट होगा, मेटल की लेयर पे अपनी एक लेयर बनाएगा, और फिर उसके बाद इस ये जो चम्मच है इसके ऊपर गोल्ड के एटम पूरा एक लेयर बना ले। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगेन डेफिनेशन क्या है, आपके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट होना। तो जो आपका पहला मेटल है जिस पे दूसरे मेटल को आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो पहला मेटल कहलाता है बेस मेटल। कोई भी आपकी जो सबसे पहली सतह होती है उसको हम कहते हैं बेस। तो बेस मेटल है, उसके ऊपर लेयर है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल अपने ऊपर लोशन लगा रहे हैं, आपके कोई भी मसला हो गया या आप वैसे ही समंदर किनारे गए हैं और आपने मुंह पे सनस्क्रीन लगाई है, तो उसमें क्या किया आपने, आपकी बेस स्किन थी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी। आपने अपने कमरे में पेंट करना है, आपकी दीवार वो बेस है, उसके ऊपर आपने पेंट किया। तो हर चीज जो आपके पहले से मौजूद है उसके ऊपर कोटिंग होती है। तो यहाँ पर भी आपके पास मेटल कोई भी हो उसके ऊपर आप दूसरे मेटल की लेयर लगा रहे हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आपकी किताब पे आ रहे हैं। अब अपनी किताब पे या नोट पे आ जाए, उधर डायग्राम अच्छी सी बनी हुई है, यहाँ तो मैंने रफ सी बनाई है समझाने के लिए, आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, डायग्राम अपनी दुरुस्त बना के आनी है। ऐसा ना हो आप गंदा संदा काम करके आए और डायग्राम के मार्क्स कट जाए। तो ये सारा काम आपको करना है। या तो एक आपकी डायग्राम बनी है, आपके पास एग्जाम में इनमें से कोई एक आएगा, तो आपके पास 3-4 ये जितने भी आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसमें से एक अगर एग्जाम में आएगा तो जाहिर है एक ही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन जब आपने रजिस्टर पे काम कर रहे होंगे तो चारों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, और वहां पर प्रॉपर लेबलिंग करेंगे कि कौन सी चीज किसकी बनी हुई। गोल्ड है तो गोल्ड लिखेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर लिखेंगे, स्पून है तो स्पून लिखेंगे, रिंग है तो रिंग लिखेंगे, बैंगल्स है तो बैंगल्स लिखेंगे। जो दिल चाह रहा है जो बनाने बना दे, लेकिन किताब ने क्योंकि आपका चम्मच बनाया है आप भी वही बनाए। अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन इस पे किसी बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम में आप ये काम करें कि अपनी मर्जी से बना दें कुछ भी। कोशिश करें वो काम करें जिसमें कोई आपके मार्क्स काट ही ना सके, क्योंकि किताब ने ये काम आपको बना के दिया है, तो दूसरे इंसान को आप चैलेंज कर सकते हैं। जो भी चेक करेंगे आपके पेपर, अगर उन्होंने आपका कट कर दिया तो आप चैलेंज कर सकते हैं आपकी किताब ने ये काम किया था। लेकिन उसके लिए फिर शर्त ये है कि अगर स्पून या बनाया तो एक्सप्लेनेशन में भी स्पून ही वर्ड लिखेंगे। डायग्राम में स्पून बना रहे हो, एक्सप्लेनेशन में आप लिखते हैं सरिये का टुकड़ा, तो ये काम नहीं करना है। एनीवेज वापस आ जाएं, आपकी किताब में आ जाएं या नोट्स में आ जाएं, वहां पर आपके ये दोनों चीजें मौजूद हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कर रहे हैं पहले स्टील की। अब स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी उसी तरीके से जैसे बाकी आपके यहाँ मैंने समझाया। तो डेफिनेशन आपके यहाँ पर गिवन है, डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के आप लेयर ऐड कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक मेटल के ऊपर उसकी सरफेस पे आप दीवार के सरफेस पे पेंट करते हैं, दीवार के अंदर पेंट नहीं करते। दीवार के अंदर ना तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर दीवार को आप काटेंगे तो पेंट ऊपर से उखड़ जाएगा, अंदर दीवार में जो आपका कंक्रीट था वही रहेगा।
सिमिलरली आप मेटल का टुकड़ा लें, उसको काटेंगे तो अंदर वो मेटल ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर वाली सरफेस में दूसरा मेटल की लेयर होगी। तो यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं आपको रैंडम बना के दिखा रहा हूँ, ये आपने आयरन का टुकड़ा लिया, तो आयरन अंदर से पूरा आयरन ही रहेगा, उसके ऊपर ये एक लेयर इस तरीके से, ये सिर्फ लेयर आपकी गोल्ड की होगी अगर आपने गोल्ड प्लेटिंग किया है, तो ये सिर्फ जो लेयर मैं रफ सी बना रहा हूँ ये गोल्ड की होगी, बाकी अंदर आयरन ही रहेगा। जब आप इसको कट करेंगे और इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो कट हुआ है अंदर से आयरन ही रहेगा, ये आपका गोल्ड नहीं जाएगा। तो आपके सरफेस पे ये दूसरे मेटल की लेयर आती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वापस आ जाएं, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन हो गई। आपके पास जो स्टील है उसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर टिन प्लेटिंग आपको बताया हुआ है, तो टिन प्लेटिंग के लिए आपको डायग्राम भी बताई हुई है। टिन प्लेटिंग में आप क्या कर रहे हैं, एक चम्मच लें स्टील का, आप कोई भी घर से अपना चम्मच ले जाएं अगर आपके स्कूल में ये फैसिलिटी है, वरना आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कहीं पे आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। नहीं भी है तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खतरनाक काम है, तो इसलिए आपको वो काम नहीं करना है। बहरहाल यहाँ पर आपके पास टिन की हम प्लेटिंग कर रहे हैं, किस पे, स्टील के ऊपर। तो यहाँ पर कैथोड एज अ स्टील लिया है, जाहिर है आपके घर में स्टेनलेस स्टील के चम्मच कांटे होंगे, तो आपने उसको कैथोड के तौर पे इस्तेमाल किया। अब हम एनोड टिन का लेंगे, तो टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग में आपने क्या किया, आपने स्टील का स्पून लिया, उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे टिन सल्फेट का। एसिडिफाइड टिन सल्फेट का मतलब ये है कि आपके पास एसिडिक नेचर रखता है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड का मतलब क्या है, कैटायन एनायन में आराम से ब्रेक हो जाएगा। और सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फेट होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड में एसिडिक नेचर सल्फेट की वजह से होती है, इस वजह से क्या, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जुमला है एसिडिक या एसिडिफाइड टिन सल्फेट, ये पता होना चाहिए। तो इसको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं आपके, और जो टिन है वो एनोड के तौर पे यूज हो रहा है। तो टिन मेटल, प्योर मेटल, ये आपका एनोड के तौर पे यूज होगा, और जो आपका चम्मच था स्टील का वो आपका कैथोड के तौर पे यूज होगा। डायग्राम साथ साथ देखनी है। अब आप चाहे बोर्ड पे देखें जो बनाई है या किताब में देखें, दोनों एक तरह से हैं, लेकिन किताब वाली डायग्राम की प्रैक्टिस आपने करनी है, जो बोर्ड पे बनाई है ये नहीं करनी। एनीवेज, यहाँ पर आपके पास जो टिन है, टिन सल्फेट, ये आपका ब्रेक होगा टिन में और सल्फेट में, सल्फेट आइंस। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके किताब में प्रॉपर लिखा हुआ है, से कैथोड और एनोड को वहां से देखें, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इधर बना के। आपके पास लेट सपोज, ये तो मैंने समझा दिया ये क्या था। अब आपने टिन प्लेटिंग करनी है, तो यहाँ पर टिन है SN, और यहाँ पर टिन सल्फेट है SnSO4, सल्फेट -2 टिन +2। ये टिन आपके पास स्टील के चम्मच के पास जाएगा और उसके ऊपर लेयर बना लेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये सल्फेट इधर वापस टिन के पास आएगा, और यहां से टिन खींच के बाहर निकाल के टिन सल्फेट वापस बन जाएगा। और ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक आपके पास एनोड में टिन मौजूद है, और एक वक्त आएगा कि आपके पास ये भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे हर चीज खाते हैं खत्म हो जाती है, आप एक जार बड़ा सा लें, उसके अंदर कुकीज डाल दें या टॉफियां डाल दें, कुछ भी डाल दें। अब आप रोजाना एक कुकी या एक टॉफी खाएंगे, आपको लग रहा है कि वो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद चले, खत्म हो जाएगा। तो आपकी हर चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म जिस तरह होती है वैसे ये भी खत्म होगा। और जब खत्म होगा तो नीचे जो चूरा बच जाएगा, कुकीज आप खा रहे थे, तो एट द एंड वो चूरा बच जाता है, वो जो चूरा बच गया यहाँ थोड़ा ज्यादा बचेगा, उसे आप कहेंगे एनोड मड। वो आपकी यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन ये मैंने अब आपको पॉइंट बता दिए, तो इधर एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दें ये पॉइंट, कि एनोड मड कहलाता है, जो एनोड का रेजिड्यू आपको मिलेगा। तो आप आपकी यहाँ पर जो डायग्राम है वो भी किताब में वापस आके देख लें, और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो भी देख लें। इक्वेशन, टिन सल्फेट में टिन अलग हुआ, सल्फेट अलग हुआ। ये जो आपके पास एरो है, 2 एरो, ये पता होने चाहिए रिवर्सिबल के होते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। तो ये गालिबन पीछे आपसे कहीं ना कहीं जिक्र कर चुका हूँ, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में आपके पास टिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और आपके
जो एनोड में रिएक्शन हो रहा है, टिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, जो आपका ये आयन है ये कैथोड के पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैथोड के पास जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, और टिन यहाँ पर अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो किसको देगा, सल्फेट को देगा। तो सल्फेट आपके पास यहाँ पर टिन के साथ वापस रिएक्ट करके टिन सल्फेट बना देगा। ये सिंपल सा आपके पास रिएक्शन है टिन प्लेटिंग का। तो टिन प्लेटिंग सिंपल सी, जिस तरह अभी मैंने आपको सिल्वर प्लेटिंग सिखाई वैसे ही टिन प्लेटिंग है। नेक्स्ट आ जाए आपके पास यहाँ पर जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग को मैंने आपको बता दिया कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो जब भी आप इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जिंक को प्लेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। यही आपके पास डेफिनेशन भी लिखी होगी, जो आपका प्रोसेस है जिसमें जिंक आपका इलेक्ट्रोलाइटिकली इस तरीके से कोटेड किया जा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल। यहाँ पर लिखा है अदर बेस मेटल, बेस मेटल में समझा चुका हूँ क्या होता है। तो अदर बेस मेटल, इसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजिंग। ये याद करना है, एमसीक्यू में आ सकता है, नहीं भी आया तो ये टॉपिक आएगा, टॉपिक में आपको ये प्रॉपर डिफाइन करना है। इधर क्या होगा, सेम वही कंडीशन उसी तरीके से। यहाँ पर आपके पास डायग्राम अब वही चलेगी यहाँ, क्योंकि आपको जिंक प्लेटिंग में डायग्राम नहीं बताई, टिन प्लेटिंग में बताई है, तो डायग्राम वही है, आपने नए सिरे से बनानी है। अब आप वहां पर एनोड में जिंक लिखेंगे टिन के बजाय। क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो चेंज हो जाएगा जिसमें जिंक हो। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जा रहा है, पोटेशियम जिंक साइनाइड। पोटेशियम जिंक साइनाइड आपके पास एज इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा रहा है, वहां से जिंक मिल जाएगा। इसका मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, लेकिन मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। पोटेशियम जिंक Zn, साइनाइड Cn होता है। अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री याद हो, लेट सपोज ये मैंने अभी आपकी किताब देखी, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, ना ही मेरे पास अभी जहन में आ रहा है कि ये किस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा, ऑल द रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरह आपको ये पता है टिन सल्फेट क्या होगा, वैसे इसको भी बनाना आना चाहिए। कैसे आएगा, पोटेशियम आपको पता है +1 होता है, जिंक आपको पता है +2 होता है। तो यहाँ पर साइनेट आपने पढ़ा हुआ है, साइनाइड बेसिकली साइनाइड आपने पढ़ा हुआ है -1 होता है। अगर बेसिक केमिस्ट्री आपको जरा सी भी याद हो तो साइनाइड Cn होता है, उसकी वैलेंसी ओवरऑल -1 होती है। इसका मतलब यहाँ -3 ओवरऑल आना चाहिए। तो इसके गिर्द ब्रैकेट बना के आप नीचे 3 लगाएंगे तो आपके ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो गया। हो सकता है मैं आपको गलत बता रहा हूँ, वो मैं आपका देख लूंगा बाद में कि क्या है, लेकिन आपके अभी यहाँ पर लाजमी नहीं है कि इस चीज को आप लिखें, लेकिन ये काम करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम जिंक साइनाइड जो लिखा है वो ये होगा, उसमें से जिंक आपको मिल जाएगा। मैं एक दफा आपको देख भी लेता हूँ, बेटा ये अपना देख लें, मैंने अभी चेक कर लिया है आपके पास ये एक्चुअल फॉर्मूला है। और एक्चुअल फॉर्मूला अगर देखें तो आप बहुत करीब पहुंच गए थे। इस फॉर्मूले में पोटेशियम 2 होते हैं, एक नहीं होता। तो अगर यहाँ पर 2 पोटेशियम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये +2 हो जाएगा, तो आपको इधर -4 चार्ज चाहिए तो ये 4 करना पड़ेगा। तो एक्चुअल K2ZnCn4, तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है, ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा था कि आपने बेसिक केमिस्ट्री जो पढ़ी है खुद भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला और जो आपका केमिकल नेम लिखा है उसमें फर्क होता है, तो इसलिए आपको चेक करना पड़ता है कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, टॉपिक में नहीं है, तो इसको आप अपने पास लिख लें, नोट कर लें। एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको एक अपर एज होगा कि आप लोगों ने पढ़ के ये काम किया है। अदरवाइज ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लिख के आएंगे और गलत लिख के आएंगे तो नंबर कटेंगे। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने पेपर में कोई चीज लिखनी है इजाफी तो वो सही होनी चाहिए। अगर आप इजाफी काम कर रहे हैं तो वो सही हो, ना उसके मार्क्स मिलेंगे ना उसके मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर इजाफी काम है और वो भी गलत करके आ गए तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे। वापस आ जाएं, अब मैं क्योंकि आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ तो एक ही वन को मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट समझ आ गया, पोटेशियम जिंक साइनाइड ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से जिंक हमें मिल जाएगा। ये जिंक आपका जाएगा किसके पास, कैथोड के पास। अब कैथोड यहाँ पर भी आपने स्टील का समझ लिया है,
तो आपने जिंक मेटल को एनोड के तौर पे यूज करना है क्योंकि जिंक प्लेटिंग कर रहे हैं। तो जिंक आपका एनोड मेटल होगा और आपका जो स्टील का चम्मच था या कोई भी ऑब्जेक्ट था वो आपका कैथोड हो गया, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील है। स्टील के ऊपर कर रहे हैं, लोहे के ऊपर नहीं कर रहे, आप किसी और के ऊपर नहीं कर रहे, आप स्टील पे कर रहे हैं। तो स्टील आपका कैथोड है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जिंक आपका कैथोड के पास जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट से निकल के। तो अब अगर आपके यहाँ पर ये अब मैं बता रहा हूँ, इसी में दोबारा चेंजेस कर रहा हूँ। मेरे पास जो इधर से जिंक आया है ये जिंक जाएगा दायरे +2 है, तो ये जाएगा आपके चम्मच यानी के स्टील के ऑब्जेक्ट के पास। और जो यहाँ पर आपका पोटेशियम साइनाइड था वो जाएगा इधर वापस जिंक के पास। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस का। और इस तरीके से फिर आपका जो केमिकल रिएक्शन है वही जैसे पहले पढ़ाया, एनोड में से जिंक निकलेगा, एनोड में क्योंकि पूरा एनोड ही जिंक का है, जिंक निकला, 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकाल के दिए। और कैथोड में ये जो जिंक का आयन है इलेक्ट्रोलाइट में से निकल के कैथोड के पास गया और कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस जिंक एटम बना और जो आपके स्टील था कैथोड उसके ऊपर लेयर बना दी। सब में काम एक तरीके से हो रहा है, एक समझ आ गया, सारे उसी तरीके से होंगे, बस आपका यहाँ पर एनोड और इलेक्ट्रोलाइट चेंज होना है, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट आ जाए सिल्वर प्लेटिंग, ऑल तो ये पढ़ा चुका हूँ, इसी की बेसिक आपको एग्जांपल देके पूरा समझाया है। तो वो प्रोसेस जिसमें आप सिल्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं एनोड के तौर पे, कोटिंग करवानी है सिल्वर की, किस तरीके से करवाएंगे, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकली या इलेक्ट्रोलिटिकली। किसके ऊपर, स्टील के ऊपर। तो स्टील आपके पास यहाँ पर बेस मेटल के तौर पे इस्तेमाल होगा। इस प्रोसेस को आप सिल्वर प्लेटिंग कहेंगे, एक्सप्लेनेशन में यही सारी बातें लिखी हैं, डायग्राम आपके पास वही इस्तेमाल हो रही है। सिल्वर एनोड है, सिल्वर क्लोराइड या यहाँ पर आपकी किताब ने लिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, कोई भी आप ले लें, तो नहीं सिल्वर क्लोराइड ही लिया हुआ है, तो सिल्वर क्लोराइड ही आपकी किताब ने लिया हुआ है, आप सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं। आपने क्या किया, इसके अंदर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड डाला, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या करेगा, सिल्वर प्रोड्यूस करके देगा। एनोड आपने सिल्वर मेटल का बना दिया और आपका कैथोड वही स्टील का ऑब्जेक्ट था, स्टील का चम्मच ले लें, उसमें आपके पास ये कैथोड है और एनोड है। इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस करें, पास करवाएं, सिल्वर आपके इलेक्ट्रोलाइट से निकल के जाएगा किसके पास, कैथोड के पास यानी चम्मच के पास। सिल्वर स्पून बन जाएगा, वो सोने का चम्मच तो बाद में बनाएंगे, सिल्वर का बना लिया पहले। और इसी तरीके से आपका जो क्लोराइड था वो आपका सिल्वर के पास एनोड के पास जाएगा। क्योंकि ये मैं समझा चुका हूं तो अब मैं इसको दोबारा नहीं समझा रहा, लिख नहीं रहा। सिल्वर आपके पास यही सारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आपके रिड्यूस होगा एट कैथोड, ये बात याद होनी चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो सिल्वर क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि वहां पर सिल्वर जाके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा रिडक्शन होता है, रिड्यूस होगा। कैथोड के पास जाएगा, गेन यानी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इस वजह से वहां ऑक्सीडाइज होगा ये, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सारा कुछ जो अब तक पढ़ा चुका हूँ वो यहाँ पर रिवाइज हो रहा है, वही सारी बातें यहाँ पर आपके दिमाग में आनी चाहिए। रिएक्शन देख लें, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर अलग हुआ, क्लोरीन आयन अलग हुआ। एनोड के पास ये सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कैथोड के पास यही सिल्वर आपका इलेक्ट्रोलाइट से निकल के, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हर सब्सटेंस की एक ही तरीके से हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग भी उसी तरीके से। क्रोमियम प्लेटिंग में क्या हो रहा है, आप अपने क्रोमियम को यूज कर रहे हैं कोट करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिकली। दूसरा मेटल कौन सा है, ऑब्वियसली स्टील है, क्योंकि आप टॉपिक ही स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने का पढ़ रहे हैं। तो बेस मेटल आपके पास यहाँ पर स्टील का है, उसके ऊपर दूसरा मेटल लेयर जिसकी चढ़ानी है वो कौन सा है, क्रोमियम। तो एक्सप्लेनेशन वही सारी, बस आपको वर्ड चेंज करने। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, क्रोमियम सल्फेट, एसिडिफाइड क्रोमियम सल्फेट। तो क्रोमियम सल्फेट आपका यूज होगा एज इलेक्ट्रोलाइट, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप अपने इस एनोड को क्रोमियम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्रोमियम को एनोड के तौर पे उल्टा बोल दिया, तो क्रोमियम मेटल को आप एनोड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और आपका जो दूसरा मेटल है ज़ाहिर है वो स्टील का है, वो चम्मच हो, कांटा हो, कुछ भी हो। रिएक्शन क्या होगा, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम आयन अलग होगा, सल्फेट आयन अलग होगा। यहाँ क्रोमियम की वैलेंसी +3 है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है,
एनोड में से क्रोमियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और आपका कैथोड पे वो ही जो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी वाला आयन है क्रोमियम का, वो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और आपके पास इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो यही आपके पास एक ही टॉपिक अगर आपको समझ आ जाए, सारे उसी तरीके से होंगे, सारी की सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसी तरीके से होगी। तो यहाँ पर इसके यूजेस वगैरह पे आ जाए। यूजेस सिंपल है, क्रोमियम का ही लिखा हुआ है कि आपके पास ये इस्तेमाल किया जाता है जो ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो आपकी गाड़ियां हैं उसके ऊपर हम क्रोमियम प्लेट करते हैं ताकि आपके पास रस्टिंग ना हो। तभी आप देखेंगे 10 साल गुजर गए, गाड़ी के ऊपर जंग नहीं लगा, सिर्फ उस जगह पे जंग लग जाता है जहां पर पानी ज्यादा होता है, अदरवाइज आपकी गाड़ी में जंग नहीं लगता। बारिशों में आपके पास गाड़ी बिल्कुल भीग चुकी होती है फिर भी जंग नहीं लगता। वजह उसकी एक है, जो पेंट उनके ऊपर किया जाता है उसमें क्रोमियम की प्लेटिंग पहले होती है, जो मेटल है, गाड़ियां किसकी मेटल की तो बनती हैं, उसके अंदर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। तो मैंने जो शुरू में कहा था कि यहाँ पर अगर आप गाड़ी को भी डुबा सकते हैं तो आप डुबा के कर लें, ये काम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ऐसे ही होता है। तो वहां पर आप क्रोमियम प्लेटिंग के थ्रू करते हैं, लेकिन वो एक एक पार्ट करके होता है, पूरी गाड़ी वहां पर डुबा के नहीं। तो ये आपका इस्तेमाल है क्रोमियम प्लेटिंग का, और ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपकी किताब ने आगे ये जो इसके सोसाइटी के इस्तेमालात और वगैरह ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपके सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस क्या है, ये सब आपके पढ़ने का काम। इतना सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया वो सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं इधर मैं बता चुका हूँ थ्रू आउट द चैप्टर। तो ये सब आपने पढ़ना है। कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जो कि चैप्टर ऑल दो कंप्लीट हो चुका है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मैप बना के दिया हुआ है किताब में। तो ये जो मैप है इसको आप लोगों ने खुद से पढ़ना है। इसको मैं रफली सा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का आज ही चैप्टर कंप्लीट हो। यहाँ पर जो मैप दिया हुआ है कॉन्सेप्ट मैप के नाम से, इसको देखें आप गौर से। आपके पास सबसे टॉप में बताया हुआ है कि जो चैप्टर का नाम था इटसेल्फ, कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अब हम समराइज कर रहे हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा ड्राई सेल और बैटरीज वगैरह। एक आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और दूसरा आपने पढ़ा वोल्टेक यानी कि गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जो डिटेल लिखा है वो आपका काम है पढ़ना, मैं समराइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ लिया, ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर आपके पास कुछ सब्सटेंस के मेटल मौजूद हो। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है, वो आपका जो रिक्वायर्ड मेटल है, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर था तो इलेक्ट्रोलाइट में सिल्वर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ ली। एक्वस सोल्यूशन होता है जिसमें एसिड बेस या सॉल्ट आप डाल देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आपने 2 टाइप पढ़े, वो मैंने बता दिया। अब उसी फर्दर कैटेगरी पे आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, अभी जो टॉपिक पढ़ा वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का था। दूसरा है वोल्टेक यानी कि गैल्वानिक सेल, उसके आपने 2 चीजें पढ़ी। उसके लिए आपने पढ़ा कि आपके पास एक तो लेक्लांचे सेल है, इसके अलावा डैनियल सेल भी होता है, वो आपने नहीं पढ़ा, उसके ऊपर हम बात भी नहीं कर रहे। एक आपका लेक्लांचे सेल पढ़ा, एक आपने बैटरी पढ़ा, बैटरी आपकी लेड एसिड बैटरी थी। अब यहाँ से फर्दर आपको बैटरी के बारे में या किसी भी सेल के बारे में पता चला कि कैथोड और एनोड भी कुछ होता है। ऑल्दो ये पहले पता चल चुका था जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, लेकिन अभी दोबारा आपको ये कंफर्म हो गया। तो बहरहाल किसी भी सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 चीजें होती हैं, कैथोड एनोड, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट पीछे पढ़ा चुका हूँ। कैथोड आपको पता है क्या है, ऐसा मेटल जिसमें आपने, अगर हम इस सेल की बात कर रहे हैं तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और अगर हम वोल्टेक या गैल्वानिक सेल की बात कर रहे हैं तो एनोड वो है जिसके पास एनाइन जा रहे हैं, कैथोड वो है जिसके पास कैटाइंस जा रहे हैं। और कैथोड पे आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। समरी है ये पूरे चैप्टर की, तो अगर आपको चैप्टर पूरा रिवाइज करना है आप ये चार्ट पढ़ लें। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये भी बताया हुआ है इसमें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 4 चीजें हमने पढ़ी थी इसमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीजें बस याद होनी चाहिए। चौथी चीज आप लोगों को जो पढ़ाई थी वो अगर नहीं भी याद होती तो कोई मसला नहीं है, दैट वाज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन 4 चीजें आपने पढ़ी वो चारों आपके यहाँ पर याद होनी चाहिए। एनीवेज,
ये आपके पास लास्ट चार्ट था, लास्ट टॉपिक था। अब इसका अगेन वही आपको सेम हिदायत के जो आपका सेक्शन बी और सी है वो आपने खुद करना है असाइनमेंट के तौर पे। तो चलिए बेटा वापस आ जाए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। आप लोगों को मैंने यहाँ पर जो अभी चार्ट समझाया है उसमें जितना भी पोर्शन आपको यहाँ पर पढ़ा दिया इस चैप्टर के अंदर, वो समरी एक आपको दे दी। सिर्फ वो समरी आप रिवाइज करेंगे, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अगर आपको याद है। अब आप लोगों का जो हर चैप्टर में मैं कहता हूँ काम आपका खुद का करने का है, जो आपके लिए कांस्टेंट हिदायत है वो यही है। सेक्शन बी सेक्शन सी आपने खुद करना है। सेक्शन ए एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर आपका गिवन है, वो आपने करना अभी तो खुद है, लेकिन जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको तब वो एक साथ वन गो में करवाऊंगा। तो बहरहाल यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में किसी को कोई कंफ्यूजन?